नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखी एक कहानी मासूम शिकार सुनाने जा रही हूँ। ये ऐसी कहानी है जो सुनकर आपके मन को विचलित कर देगी। तो आइए सुने कहानी। हंस के एक अंक में मासूफ रज़ा द्वारा लिखी कहानी पतझड़ के शोक गीत पढ़कर एक युवक सदमे में आ गया। उसके मन में बार बार यही प्रश्न घूमता कि क्या परिवार में ऐसा भी होना संभव है। माना कि मनुष्य ही सबसे सफल शिकारी है, पर क्या वो घर में ही शिकार कर सकता है? नई नौकरी, परिवार से दूर, किससे ये भाव शेयर करे, समझ नहीं पा रहा था। एक शाम अपने मित्र के घर आयोजित छोटी सी पार्टी में भी उसने धीरे से चर्चा की। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी ने कहा कि ऐसा ही होता है, खासकर संयुक्त परिवारों में। एक ज्ञानवान साथी ने बताया कि इन परिवारों में शिक्षा का माहौल अमूमन उतना अच्छा नहीं होता था। पुश्तैनी जायदाद का एक मुखिया होता था और सारा परिवार उसी के सहारे चलता था। घर के अन्य पुरुषों के पास मुखिया के बताए गए काम के अलावा और कोई काम नहीं रहता था। सारा समय ताश पत्ता, हंसी मजाक, प्रपंच और पर निंदा में ही बीतता था। हाँ, कुछ परिवार जिनमें सरस्वती की कृपा होती, उनमें साहित्य गोष्ठियां अक्सर हुआ करती थीं। ऐसे परिवारों में दूर दराज के रिश्तेदार भी आते जाते रहते। ऐसे लोगों के पास कोई काम न होने की वजह से इन लोगों का महीना 15 दिन से अधिक रुके रहना एक आम बात होती थी। जो प्रपंच में जितना निष्णात होता, वो मुखिया की चापलूसी में उतना ही आगे रहता और महिलाओं के बीच भी आसानी से घुल मिल जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। एक प्रकार से ऐसे लोग महिलाओं को बाहर की दुनिया की सूचना उपलब्ध कराने के गिने चुने माध्यमों में से एक थे। ये सूचनाएं वो बड़े ही रोचक तरीके से सुनाते और साथ ही साथ अपने शिकार ढूंढते रहते थे। ऐसे लोग प्रौढ़ाओं में अधिक लोकप्रिय होते थे। ऐसी प्रौढ़ाओं के माध्यम से ही वो कम उम्र वाली लड़कियों तक अपनी पैठ बनाते थे। युवक को लगा ये कहानी ना होकर पुरुष प्रधान समाज का कुरूप चेहरा है, जिस पर लोगों की दृष्टि कम ही पड़ती है। युवक ने पीड़ा से लगभग कराहते हुए कहा, घर की बड़ी बूढ़ियों को क्या ये शोषण दिखाई नहीं पड़ता था? इसकी वजह है कि उन महिलाओं ने इन किशोर पुरुषों का शोषण किया था, इसलिए उन दरिंदों को किस मुंह से रोकेगी? जो कभी शिकार हुआ था वो अब स्वयं शिकार करने लगा। इसमें अचरज क्या? बोलने वाला व्यक्ति अभी तक एकदम चुपचाप बैठा था। बोलते समय उसके चेहरे पर आक्रोश के निशान थे। उसके इस कथन ने जैसे कमरे में विस्फोट कर दिया हो और इसके बाद पार्टी में स्तब्धता छा गई। आप ऐसी घिनौनी बात बोल भी कैसे रहे हैं? लोगों ने आक्रामक लहजे में पूछा। यह अत्याचार मैं स्वयं झेल चुका हूँ। युवक ने दूसरा वाकबम फोड़ा। युवक का चेहरा ग्लानि और आवेश से विवर्ण हो रहा था। अपने आप को संयत करते हुए फिर बोला, मैं गरीब परिवार से था और ऐसे ही परिवार में रहकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। पार्टी में मौजूद डॉक्टर साहब ने वार्तालाप में हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल आश्चर्य न करें, ये श्रीमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं स्वयं पहले ऐसे समझता था कि लड़कों का शोषण मात्र पुरुष ही करते हैं, पर वास्तव में ऐसा भी होता है जैसा इन्होंने बताया। एक विनोदी ने अर्थ भरी मुस्कान बिखेरते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या डॉक्टर साहब आपके साथ भी? डॉक्टर ने उसके हास्य मिश्रित व्यंग्य को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, परंतु आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर, वकील व पुलिस तीनों से समाज की कोई बुराई छिपी नहीं रहती। एक बार ऐसे पारस्परिक शोषण की घटना मेरे सामने भी आई। करियर की शुरुआत में मैं एक छोटे जिले के अस्पताल में पोस्टेड था। नया नया जोश, विवाह भी नहीं हुआ था, अतः 24 घंटे अस्पताल और ऑपरेशन। छोटे जिलों में डॉक्टरों का सम्मान बहुत है। एक दिन आउटडोर में एक प्रौढ़ा अपनी बेटी को लेकर आई और बताया कि बेटी के पेट में ट्यूमर है। लड़की देखने में बहुत मासूम लग रही थी, उम्र लगभग 11-12 वर्ष। लड़की को लेटकर पेट दिखाने में किशोरी सुलभ संकोच था, फिर भी माँ के आंख दिखाने पर उसने सकुचाते हुए धीरे से पेट खोल दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लगा जैसे लड़की पेट से थी,
परंतु लड़की के भोलेपन को देख दिल गवारा नहीं कर पा रहा था। फिर भी ध्यान रखते हुए मैंने जब उसकी माँ से इसके बारे में पूछा तो वो विस्मित होते हुए बोली, साहब अभी तो ये कन्या है, माहवारी भी नहीं शुरू हुई। कहते हुए उसने अल्ट्रासाउंड दिखाया जिसकी रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की के पेट में ओवेरियन ट्यूमर है। मैंने झेपते हुए कहा, ठीक है, दोनों हालत में इसे जनाने अस्पताल में लेडी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। माँ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर पहले तो मैं इसे वहीं लेकर गई थी, पर वहाँ तो आयाओं ने ही इतना उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया कि हम लोग रो कर लौट आए। बड़ी उम्मीद से हम आपके पास आए हैं। लड़की के साथ उसका चाचा भी था जिसकी उम्र 30 के करीब होगी। बड़ी दयनीयता से बोला, हुजूर लड़की जात है, जनाने अस्पताल में अगर लड़की को चाहे बुखार के लिए ही ले जाओ तो टोले मोहल्ले वाले खुसफुसाने लगते हैं कि हमल गिराने ले गए थे। साहब बिटिया की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आप इसका मर्दाने अस्पताल में ही इलाज कर दो। लड़की की मासूमियत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से गाइड हो और अभिभावकों की आर्त याचना, जो कि मुझे अव्यवहारिक नहीं लगी, से मैं द्रवित हो गया और उसे ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया। ऑपरेशन टेबल पर जब पेट खोला तो देखा बच्चेदानी में पूर्ण विकसित शिशु था। हम सभी हिल गए। बच्चा तो मैं भी निकाल सकता था, पर सरकारी अस्पताल का एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, सो जनाने अस्पताल की बड़ी डॉक्टर को बुलवाया गया। लेडी डॉक्टर काफ़ी सीनियर व मृदु स्वभाव की थीं। वो वॉश कर ऑपरेशन के लिए आईं तो मास्क लगे होने के बाद भी सर्जन के चेहरे की ग्लानि को पढ़ लिया। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कई बार होता है, हम शराफत में मरीजों के बहकावे में आ जाते हैं। सर्जन ने बड़ी दबी आवाज़ में अपना पक्ष रखा। मैम, इसके अल्ट्रासाउंड में ट्यूमर की रिपोर्ट थी। बच्चेदानी पर चाकू चलाते हुए बड़ी डॉक्टर तल्खी से बोली, ये रिपोर्ट फेक है बच्चे। और 10 सेकंड के अंदर ही उन्होंने बच्चा बाहर निकाल लिया। नाल काटकर उसे नर्स के ट्रे में देने के बाद सर्जन से बोली, अब तुम इसे बंद तो कर दोगे, मेरे आउटडोर में बड़ी भीड़ लगी है। बच्चे शब्द की ममता में लीन सर्जन मात्र हाँ में सिर ही हिला सका। इस गरिमामय डॉक्टर को वो धन्यवाद भी नहीं दे सका। बड़ी डॉक्टर जाते जाते शिशु को शिशु देखभाल वार्ड यानी नियोनेटल यूनिट भेजने का निर्देश दे गईं। डॉक्टर ने देखा कि कमरे के लोग बड़ी तन्मयता से उनके किस्से को सुन रहे थे। वैसे भी सैनिकों और डॉक्टरों की कहानियों में लोग काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। आश्वस्त होकर उन्होंने किस्सा जारी रखा। शाम को बड़ी डॉक्टर को धन्यवाद ज्ञापित करने मैं उनके घर पहुंचा। बड़ी डॉक्टर ने बड़ी स्नेह से स्वागत किया। सेविका को आवाज़ देकर बोली, सर्जन साहब अकेले रहते हैं, इन्होंने शाम की चाय भी नहीं पी होगी, इन्हें बढ़िया सी चाय पिलाओ। कहकर मेरी ओर मुखातिब हुई, और सुनाओ, काफ़ी थके लग रहे हो, क्यों इतना काम करते हो, सेहत का भी ध्यान रखा करो। सर्जन, मैम थकान काम से नहीं आती, काम के तनाव से आती है। बड़ी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे तुम अभी भी उस केस के अपराध बोध से ग्रसित हो। ऐसा कौन है जिससे गलती नहीं होती? भगवान भी गलती करता है। जन्मजात विकृत पैदा बच्चे इसके उदाहरण हैं। फिर कुछ रुककर कहा, हर गलती वास्तव में एक सीख होती है। इस केस को जब तक तुमने क्लिनिकली सोचा तुम्हारी डायग्नोसिस सही थी, परंतु जैसे ही तुमने अल्ट्रासाउंड देखा तुम्हारा विचार डगमगा गया। अल्ट्रासाउंड तो अब आया है, इससे पहले क्या हम केसेस को डायग्नोज नहीं कर पाते थे? मैंने सहमति में सिर हिलाया। और तुमको तो मालूम है कि मेडिको लीगल और ऐसे केसेस जहां बदनामी का डर हो, लोग झूठ बोलकर डॉक्टर से अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। खैर, तुम अभी नए हो और ये सब दुनियादारी भी धीरे धीरे सीख ही जाओगे। रहा यश अपयश, वो हरी हाथ। सर्जन बोला, बात यश अपयश की नहीं है, मैंने इतनी बड़ी गलती की कैसे, मुझे इसी का अफसोस है। बड़ी डॉक्टर, इसे तुम यूँ सोचो, ये सत्कर्म यदि तुमने न किया होता
तो लड़की के अभिभावक उसे किसी दाई या झोला छाप के यहाँ ले जाते, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की मौत हो सकती थी। यदि बच्चा बच भी जाता तो उसे ये लोग किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देते या शायद बच्चे की हत्या भी कर देते। तुमने ये करके 2 जिंदगियों को बचाया है। तुमने अनजाने में ही एक पुण्य कार्य किया है। सर्जन जब अपने घर लौटा तो उसका विषाद खत्म हो चुका था। वो रात में ठीक से सो पाया। अगले दिन मैंने प्रसूता की माँ को बुलवाया। साथ में लड़की का चाचा भी था। मैंने दोनों को धोखा देने के लिए डांटा। माँ ने भी वही कहा जो बड़ी डॉक्टर ने कहा कि मुझे 2 जाने बचाने या परिवार की इज्जत बचाने का पुण्य मिलेगा। इस पर मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा, जिसको बच्चा हुआ वो लड़की नाबालिग है। इसका मतलब है कि ये दुर्घटना चाहे बच्ची की मर्जी से या बगैर मर्जी के, उसके साथ जो कुछ हुआ वो बलात्कार ही माना जाएगा। सच सच बताओ क्या हुआ था, वरना मैं पुलिस को सूचित करने जा रहा हूँ। इस लड़की के साथ कुकर्म किसने किया? पुलिस का नाम सुनकर दोनों डर गए। माँ चाचा की ओर इशारा कर वहां से जाने लगी कि चाचा ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मुझे अकेले छोड़कर तू कहाँ जा रही है? पर माँ उसका हाथ झटक कर चली गई। केवल चाचा ही मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई अपराध भाव न होकर एक रोष था। चाचा पिता समान होता है, ऐसा तुमने क्यों किया? पर वो कुछ बोला नहीं। घर में ये सब बहुत दिनों तक चला होगा। क्या तुम्हारी भाभी यानी कि लड़की की माँ को पता नहीं चला? वो सब जानती थी। वो फुफकारा। फिर वो अपनी बेटी का ही शोषण कर भी चुप क्यों रही? मैंने जोर देकर पूछा। जैसे एक ज्वालामुखी उबल पड़ा। किस मुंह से करेगी? क्योंकि उसने ऐसी ही उम्र में मेरा भी शोषण किया था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखी एक कहानी मासूम शिकार। दोस्तों, ये कहानी सुनकर मन वितृष्णा से सच में भर जाता है। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।